अमर बेल। वो जिस वक्त दोबारा बेदार हुई थी इस वक्त शाम हो रही थी। अपना बैग खोलकर उसने कपड़े निकाले और नहाने के लिए वो बाथरूम में चली गई थी। आधा घंटा के बाद वो तैयार होकर लाउंज में आई थी। वहाँ कोई नहीं था। कुछ सोचकर वो बाहर लॉन में निकल आई तो आंटी शमामा अपने दोनों बच्चों के साथ मौजूद थे। तलहा साइकिल चला रहा था और तानिया आंटी के साथ बैठी हुई थी। वो आज यहाँ आने के बाद अभी तानिया से नहीं मिली थी। पिछली बार 4 साल पहले वो यहाँ आई थी तो तानिया सिर्फ 4 साल की थी। वो चलती हुई उनके पास आ गई। आंटी शमामा ने तानिया से उसका तारुफ करवाया था। अलीज़ा ने अपना हाथ बढ़ाया था और तानिया ने कुछ शर्माते हुए हाथ मिला लिया। वो कुर्सी खींचकर उनके पास ही बैठ गई थी। कुछ देर तक तीनों खामोश रहे थे। फिर अलीज़ा ने पूछा, अंकल मन्नान अभी वापस नहीं आए? नहीं, वो तो 9 बजे के करीब आते हैं। एक बार फिर खामोशी छा गई और अलीज़ा की तरह शायद आंटी शमामा भी इसी उलझन में गिरफ्तार थीं कि उससे क्या बात की जाए। एक बार फिर अलीज़ा ने पहल की थी, पापा कब आएंगे? वो तुम्हारी आंटी को लेने गए हैं और मेरा ख्याल है कुछ देर तक आ जाएंगे, आंटी ने उसे बताया। दादा वो कहाँ गए हैं? पापा गोल्फ खेलने गए हुए हैं, वो भी आने वाले होंगे। अलीज़ा एक बार फिर अगले सवाल की तलाश में सरगर्दा थी, मगर इस बार आंटी शमामा ने उसकी ये मुश्किल हल कर दी थी। कराची कैसा लगा? फौरी तौर पर उसकी समझ में नहीं आया कि वो क्या जवाब दे। सुबह एयरपोर्ट से घर तक देखे जाने वाले कराची के बारे में वो क्या तबसरा कर सकती थी। अच्छा है, उसने मुख्तसर जवाब दिया था। मिलने आ जाया करो कभी कभी, तुम सिर्फ तभी आती हो जब तुम्हारे पापा आते हैं, उन्होंने शुक्र किया था या दावत दी थी। उसे अंदाज़ा नहीं हो सका था। उसे अंदाज़ा लगाने में कभी भी महारत नहीं रही थी। वो उनसे ये नहीं कह सकी कि उसे सिर्फ पापा के आने पर ही बुलाया जाता है। वो खामोश रही। अपनी मम्मी से मिलती रहती हो? उन्होंने अचानक पूछा था। अलीज़ा ने उन्हें देखा। वो बहुत मुतजस्सिस नज़र आ रही थी। हाँ, मम्मी के पास तो जाती रहती हूँ। हर साल छुट्टियाँ वहीं उनके पास गुजारती हूँ। वो चाहते हैं कि मैं उनके पास वहीं रहूं, लेकिन ये मुझे बहुत मुश्किल लगता है। यहाँ नाना और नानू हैं, मेरे बगैर वो बिल्कुल अकेले हो जाते हैं। उनके बगैर मेरा कहीं और दिल नहीं लगता, इसलिए मैं हर बार मम्मी को नाराज़ करके वापस आ जाती हूँ। उसने एक बार फिर झूठ का जाल बुनना शुरू कर दिया था। आंटी शमामा ने भी जवाबन कुछ नहीं कहा था। कितने दिल के लिए आई हो? कुछ देर बाद उन्होंने अचानक पूछा था। ये तो पापा पर डिपेंडेंट है। वो चाह रहे हैं कि जब तक यहाँ हैं मैं उनके पास रहूं। उसने जाल को एक और गिरा लगाई थी। यानी 2 हफ्तों के लिए, शमामा आंटी ने कहा था। लीज़ा कुछ हैरान हुई थी। क्या पापा इस बार सिर्फ 2 हफ्तों के लिए आए हैं? नहीं, सिकंदर भाई को तो पाकिस्तान आए ये चौथा महीना है। अब तो 2 हफ्ते बाद वो वापस जाने वाले हैं, आंटी शमामा ने उसका चेहरा देखते हुए पुरसकून अंदाज में कहा था। गिरा एकदम से जैसे खुल गई थी और अलीज़ा को बुरी तरह से झटका लगा था। 4 माह से पापा यहाँ हैं? यानी मेरी ऑस्ट्रेलिया जाने से भी बहुत पहले पापा पाकिस्तान आ गए थे और तब फ़ोन पर बात करने के बावजूद उन्होंने मुझे नहीं बताया। उन्हें मेरा ख्याल इस वक्त आया जब वो वापस जा रहे हैं। वो कुछ नहीं बोल सकी। क्या पापा को बिल्कुल ही मेरी ज़रूरत महसूस नहीं हुई? उसने सोचा। मगर कल उन्होंने मुझसे कहा था कि वो भी मुझे मिस करते हैं, तो क्या वो झूठ बोल रहे थे? वो उलझ गई थी। मैं पापा की इकलौती बेटी हूँ। ये कैसे हो सकता है कि पापा मुझे मिस न करते हों? हो सकता है वो वाकई मसरूफ़ हों। उसने एक बार फिर खुद को बहलाने की कोशिश की। आंटी शमामा उसे कुछ कह रही थी। वो चौंक कर उनकी तरफ मुतवज्जे हो गई थी। सिकंदर भाई अगले साल पाकिस्तान शिफ्ट हो रहे हैं। उसके लिए ये खबर भी हैरानकुन थी। पापा ने मुझे नहीं बताया, उसने सोचा था। अगले साल? उसने आंटी शमामा से पूछा था। हाँ, अगले साल तक उनका घर मुकम्मल हो जाएगा। आज शायद उसके लिए हैरानियों का दिन था। पापा घर बनवा रहे हैं? हाँ, घर तो उन्होंने पिछले साल बनवाना शुरू कर दिया था। अब तो काफ़ी हद तक मुकम्मल भी हो गया है। अगले साल तक फर्निशिंग भी हो जाएगी और वो पाकिस्तान शिफ्ट हो जाएंगे। वो गुमसुम सी आंटी शमामा की बात सुनती रही। सिकंदर ने उससे इस बात का भी जिक्र नहीं किया था। हो सकता है कि उनके जहन से निकल गया हो और अभी उनसे मेरी तफसीली बात भी कहाँ हुई है। शायद वो मुझे बताएं। हमेशा की तरह उसने खुद को गलतफहमी में मुब्तला करना शुरू कर दिया था। मगर पिछले साल से अब तक पापा से बात हुई है। उन्होंने एक बार भी इस बात का जिक्र नहीं किया, ना ही इस बात का कि वो पाकिस्तान शिफ्ट होना चाह रहे हैं।
वो चाहने के बावजूद मुतमईन नहीं हो सकी थी। गेट पर हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी थी। लगता है तुम्हारे पापा आ गए हैं, शमामा आंटी ने गेट की जानिब देखते हुए कहा था। वो भी गेट की जानिब मुतवज्जे हो गई, जहाँ खुले गेट से एक गाड़ी अंदर दाखिल हो रही थी। गाड़ी फॉरेस्ट में जाकर रुकी थी। फिर उसने गाड़ी में से अपने पापा और उनकी बीवी को उतरते देखा था। पिछली सीट का दरवाज़ा खोलकर उसके छोटे दोनों भाई गाड़ी से उतर रहे थे। पापा ने अपनी बीवी से कोई बात की थी और वो लॉन की तरफ मुतवज्जे हो गई थी। फिर अलीज़ा ने पापा के साथ उन्हें अपनी जानिब आते देखा। उनके करीब आने पर अलीज़ा अपनी कुर्सी से उठ खड़ी हुई थी। पिछली कई बार की तरह इस बार भी उन्होंने उसे गले लगाकर उसका गाल चूमा था और हमेशा की तरह इस बार भी अलीज़ा को उनके अंदाज में गर्मजोशी महसूस नहीं हुई थी। बस बिल्कुल फॉर्मल था। हसन, एहसन, इधर आओ भाई, अलीज़ा से आकर मिलो। उसकी दूसरी मम्मी अब अपने बेटों को आवाज़ देकर बुला रही थी। वो दोनों करीब आ गए थे और उनके पीछे मौजूद वजूद ने अलीज़ा को हैरान कर दिया था। हसन और एहसन ने पास आकर अलीज़ा से हाथ मिलाए थे, मगर उसकी नज़रें उसी वजूद पर मरकूज़ रही थीं। उसने पापा को उस नन्ही सी 3.5 साल बच्ची को उठाते और फिर उसका गाल चूमते देखा था। अलीज़ा, ये मरियम है, तुम्हारी छोटी बहन, और मरियम, ये तुम्हारी आपी हैं, पापा ने उससे कहा था। वो दम सधे मरियम के बजाय पापा का चेहरा देखती रही। सारी खाली जगह उसके वजूद के बगैर ही पुर कर ली गई थी। शायद इसीलिए पापा ने मुझे मिस नहीं किया, क्योंकि अब सिर्फ मैं ही नहीं, उनकी एक और बेटी भी है जो हर वक्त उनके पास, उनके सामने रहती है और जिसे वो गोद में भी उठाते हैं और उसका चेहरा भी चूमते हैं। वो कोशिश के बावजूद चेहरे पर कोई मुस्कुराहट नहीं ला सकी, सिर्फ खामोशी से पापा और मरियम को देखती रही, जो एक दूसरे के साथ बहुत खुश नजर आ रहे थे। मेरा ख्याल है अब अंदर चलना चाहिए, यहाँ तो बहुत अंधेरा हो गया है, पापा ने अचानक कहा था। हाँ ठीक है, अंदर चलते हैं, शमामा आंटी ने उठते हुए कहा था। वो खामोशी से इन सब की पैरवी करने लगी थी। पापा को अब कभी मेरी ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, मैं याद आऊँगी, क्योंकि अब उनकी फैमिली मुकम्मल हो गई है। मेरे लिए इन सब के पास भी कोई जगह नहीं है, और अहमियत तो शायद मरियम की आमद के साथ ही ख़त्म हो गई थी। वो एक मुकम्मल फैमिली है, अलीज़ा के बगैर भी। उसने अपने आगे चलते हुए पापा, अपनी दूसरी मम्मी, हसन, एहसन और मरियम को देखते हुए सोचा था। मैं तो उनके लिए एक एक्स्ट्रा चीज़ हूँ, और पापा ने मुझे मरियम के बारे में बताना ज़रूरी नहीं समझा। सब लोगों ने खुद ही मुझे अपनी ज़िंदगियों से खारिज कर दिया है, मम्मी ने, पापा ने, और शायद शायद नाना और नानू ने भी। उसकी अफसरदगी में कुछ और इजाफा हुआ था। मेरे यहाँ आने से किसी को फ़र्क नहीं पड़ा, सब अपने अपने काम में मसरूफ़ हैं। फिर पापा को मुझे यहाँ बुलाने की क्या ज़रूरत थी, कि ये काफ़ी नहीं था कि वो फ़ोन पर ही मुझे जाने से पहले खुदाफिज कह देते। वो अब रंजीदा हो रही थी। इस रात वो बहुत देर तक जाती रही थी, और शायद यही वजह थी कि अगले दिन वो बहुत देर से उठी थी। लेकिन इसके बावजूद जब वो अपने कमरे से बाहर आई थी तो अभी तक कोई भी बेदार नहीं हुआ था। वो लाउंज में टीवी ऑन करके बैठ गई थी। दोपहर को लंच करते हुए पापा ने उससे कहा था, अलीज़ा, आज हम शाम को तुम्हें सैर करवाने के लिए लेके जाएंगे। तुम्हें कल से कहीं नहीं लेकर गए और तुम घर पर ही हो। आज तुम्हें एक दो जगहों पर लेकर जाएंगे। तुम कहाँ जाना चाहती हो? उन्होंने बात करते करते अचानक उससे पूछा था। कहीं भी, उसने उन्हें देखते हुए कहा था। ठीक है, फिर तुम शाम को तैयार रहना, हम सब बाहर चलेंगे, उन्होंने कहा। उसका दिल चाहा कि वो उनसे कहे कि वो सबके साथ नहीं, सिर्फ अकेले उनके साथ बाहर जाना चाहती है, उनके साथ बातें करना चाहती है और उनसे बहुत से सवाल पूछना चाहती है, मगर उसने खामोशी से सर झुका दिया। शाम को पापा, गजाला आंटी, हसन, एहसन और मरियम के साथ गाड़ी की पिछली सीट पर बैठी वो बेहद नाखुश थी। ऐसा करते हैं कि पहले लिफ्टन चलते हैं, फिर किसी रेस्टोरेंट में डिनर करेंगे, उसके बाद जहाँ अलीज़ा चाहेगी वहाँ जाएंगे। पापा ने गाड़ी ड्राइव करते हुए प्रोग्राम तय किया था। पापा, अब जहाँ मर्जी ले जाएं, उसने फिर बात उन्हीं की मर्जी पर छोड़ दी थी। पापा, ऐसा करते हैं कि डिनर के बाद आप ही को अपना घर दिखाने चलेंगे। आप हमारा घर देखकर हैरान हो जाएंगी, एहसन ने दूसरा जुमला उससे कहा था। गाड़ी में एकदम खामोशी छा गई थी। शायद पापा एहसन से इस तजवीज़ की उम्मीद नहीं कर रहे थे। ठीक है ना पापा, आप ही को घर दिखाने चलेंगे, एहसन ने पापा की खामोशी को रजामंदी समझते हुए कहा था। अलीज़ा मुंतज़िर थे कि पापा एहसन की बात के जवाब में कुछ न कुछ कहेंगे, मगर उन्होंने कुछ नहीं कहा था। वो खामोश रहे थे।
9 बजे एक रेस्टोरेंट में उन्होंने डिनर किया और उसके बाद वो गाड़ी में बैठे तो एहसन ने एक बार फिर शोर मचा दिया था। पापा, अब हम अपने घर जाएंगे, आप ही को घर दिखाना है। हाँ ठीक है, वहीं जा रहे हैं, मुझे याद है। उसने पापा की मध्यम सी आवाज़ सुनी थी। उन्होंने गाड़ी का रुख मोड़ते हुए बैक व्यू मिरर से अलीज़ा को देखा। वो खिड़की से बाहर देख रही थी। सिकंदर उसके चेहरे से कोई भी अंदाज़ा लगाने में नाकाम रहे थे। आध घंटा गाड़ी ड्राइव करने के बाद अलीज़ा ने एक छोटे से बंगले के सामने गाड़ी रुकते देखी थी। दरवाजे पर एक चौकीदार मौजूद था जिसने दरवाज़ा खोल दिया था। सिकंदर गाड़ी को अंदर पोरज में ले गए। बंगले की बैरूनी लाइट्स ऑन थी और इन लाइट्स की रोशनी में पोरज और लान में पड़ा हुआ तामीराती सामान नजर आ रहा था। सिकंदर ने चौकीदार को अंदरूनी दरवाज़ा खोलने के लिए कहा था। अलीज़ा हसन और एहसन के साथ गाड़ी से निकल आई थी। चंद लम्हों के लिए पापा से उसकी कफरी ख़त्म हो गई थी। घर को देखते हुए उसे एक खुशगवार एहसास ने घेर लिया था। उसके बाद का पाकिस्तान में होने का यह मतलब था कि वो उनके पास मुस्तकिल तौर पर रह सकती थी। एहसन उसे बड़े पुरजोश अंदाज में कमरा दिखा रहा था और सिकंदर और गजाला लाउंज में चौकीदार के साथ बातों में मसरूफ़ हो गए थे। वो शायद उसे कुछ हदायत दे रहे थे। ये पापा और मम्मी का कमरा है, उसने एक कमरे का दरवाज़ा खोलते हुए अलीसा से कहा था। उसने कुछ दिलचस्पी जाहिर करते हुए खाली कमरे में झांका था। एहसन ने आगे बढ़कर लाइट ऑन कर दी थी। चंद लम्हों तक उसने कमरे में रहने के बाद वो उनके साथ बाहर आ गई थी। ये साथ वाला कमरा मरियम का है। एहसन ने एक और कमरे का दरवाज़ा खोलकर लाइट ऑन की थी। इस बार अलीज़ा ने अंदर जाने की बजाय बाहर से ही झांकने पर इत्तफाक किया था। और ये सामने वाला कमरा गेस्ट रूम है। वो अब उसे एक और कमरा दिखा रहा था। अब आए ऊपर चलते हैं और आपको अपना बेडरूम दिखाता हूँ मैं। वो एकदम पुरशोर नजर आने लगा था। और मेरा बेडरूम नहीं दिखाओगे? हसन मैंने मनाया था। हाँ तुम्हारा भी दिखाऊंगा, उसने अलीज़ा के साथ सीढ़ियाँ चढ़ते हुए हसन को पुकारा था। ऊपर आने के बाद हसन ने एक कमरे का दरवाज़ा खोलते हुए कहा था, और ये इस घर का सबसे खूबसूरत बेडरूम है, मेरा बेडरूम। अलीज़ा सरसरी तौर से कमरे का जायज़ा लेते हुए सिर्फ बेदिली से मुस्कुराई थी। और ये मेरा बेडरूम है। हसन उतनी देर एक और कमरे का दरवाज़ा खोल चुका था और उसके पीछे अलीज़ा भी उसके कमरे में दाखिल हो गई थी। बस अब नीचे चलते हैं, एहसन ने उसके पीछे आकर कहा था। उसे एक झटका लगा था। एहसन, मेरा बेडरूम कहाँ है? उसने एहसन के कमरे से निकलते हुए कुछ इश्तियाक से एहसन से पूछा था। आपका बेडरूम? वो उसकी बात पर हैरान हुआ था। मगर आप तो हमारे साथ नहीं रहती, उसने अलीज़ा से कहा था। इस घर में तो बस इतने ही बेडरूम्स हैं। अलीज़ा के चेहरे का रंग जर्द हो गया था। बस इतने ही बेडरूम्स हैं, उसने कुछ बेयकीनी से कहा था। हाँ बस इतने ही बेडरूम्स हैं। आपको हमारा घर अच्छा लगा? उसने बात करते करते अलीज़ा से पूछा। हाँ, उसने होंठ भींचते हुए कहा था। वो इन दोनों के साथ एक बार फिर नीचे लाउंज में आ गई। पापा, आप ये पूछ रही थी मेरा बेडरूम कहाँ है? हसन ने नीचे आते ही पापा को इतला दी थी। अलीज़ा की नज़रें सिकंदर से मिली थीं। वो बड़ी महारत से नज़रें चुरा के, गेस्ट रूम है ना, तुम जब आया करोगी वहाँ रह सकती हो, सिकंदर ने कमाल फयाजी का सबूत देते हुए कहा था। मेरा ख्याल है कि अब चलना चाहिए, वो कहकर गजाला के साथ बाहर की तरफ बढ़ गए थे। वो भी हसन और एहसन के साथ दरवाजे की तरफ जाने लगी थी। तुम्हारा कॉलेज कब खुलेगा? सड़क पर गाड़ी ड्राइव करते हुए सिकंदर ने उससे पूछा था। इस सैटरडे को, उसने बाहर सड़क घूरते हुए कहा था। तो इसका मतलब है कि जुमेरात को तुम्हारी सीट बुक करवा देनी चाहिए, क्योंकि जुमे को तुम रेस्ट कर सकोगी वापस जाकर, और फिर हफ्ते से तुम कॉलेज ज्वाइन करना होगा। वो चुपचाप उसकी सीट की पुश्त को देखती रही थी। तो पापा, हम मरी कब जाएंगे? आपने तो कहा था कि हम बुध को इस्लामाबाद चले जाएंगे, आसन ने सिकंदर को याद दहानी करवाई थी। हाँ बेटा, वो प्रोग्राम पहले था, अब तुम्हारी आप ही आई हुई हैं तो जाहिर है उन्हें अकेले छोड़कर तो नहीं जा सकते ना, सिकंदर ने एहसन से कहा था। तो हम अलीज़ा आपी को भी अपने साथ मरी ले जाते हैं, फिर तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, एहसन ने एक ही सेकंड में हल पेश कर दिया था। नहीं, तुम्हारी आपी की छुट्टियां ख़त्म हो रही हैं, उन्हें कॉलेज जाना है और तुम्हें तो मरी में कुछ दिन लग जाएंगे, गजाला ने फ़ौरन अपने बेटे को तंबीह करते हुए कहा था। ऐसा करते हैं कि सिकंदर, आप हमें लोगों को इस्लामाबाद भिजवा दें, फिर आप बाद में आ जाएं। हाँ ये हो सकता है, तो फिर ठीक है, मैं तुम लोगों की सीटें भी बुक करवा देता हूँ, सिकंदर ने कुछ सोचते हुए कहा था। पापा, आप जुमरात की बजाय मेरी कल की सीट ही बुक करवा दें, उसने मध्यम सी आवाज़ में सिकंदर को मुखातिब करते हुए कहा था।
क्यों? कल की सीट क्यों? सिकंदर ने जवाब में उससे पूछा। पापा, मैं वापस जाकर थोड़ा पढ़ना चाहती हूँ। पूरी छुट्टियाँ मैं कुछ भी नहीं पढ़ सकी और अब 2-3 दिन में किताबों को पढ़ने की कोशिश करूँगी। नहीं अलीज़ा, अभी तुम कल ही तो आई हो और इतनी जल्दी चली जाओगी, गजाला ने बहुत प्यार भरे अंदाज में उससे कहा था। नाना और नाना भी मुझे बहुत मिस कर रहे होंगे। इस बार छुट्टियों में उनके साथ ज़्यादा वक्त नहीं गुजार सकी। उसने एक और वजह दी थी। ठीक है, अगर तुम ऐसा ही मुनासिब समझती हो तो ऐसा ही कर लेते हैं, उसने पापा को कहते हुए सुना था। उन्होंने उसे रोकने की कोशिश नहीं की थी। उसने आंखों में उतरने वाली नमी को होंठ भींचकर जब्त किया। फिर कल शाम की सीट बुक करवा देता हूँ। अगली शाम एयरपोर्ट के लिए रवाना होते हुए उसके पापा ने एक बैग उसे थमा दिया था। इसमें तुम्हारे लिए कुछ चीज़ें हैं, मैंने और तुम्हारी आंटी ने खरीदी थी। उसने बुरे दिल से बैग थाम लिया था। उसका दिल चाहा था वो उनसे कहे, मुझे सिर्फ चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, लाहौर पहुंचते ही मुझे फ़ोन कर देना। उसने पापा को कहते हुए सुना था। गजाला ने आगे बढ़कर हमेशा की तरह उसे गले लगाकर चुमा था। टेक केयर, उन्होंने उससे अलहदा होते हुए कहा था। वो खामोशी से गाड़ी में बैठ गई थी। एयरपोर्ट पर पहुंचकर उसने नानू को फ़ोन किया था और अपने आने की इतला देते हुए ड्राइवर को भेजने को कहा था। नानू के किसी सवाल से बचने के लिए उसने जल्दी से फ़ोन बंद कर दिया। तुम्हें तो अभी बहुत दिन वहाँ रहना था और अब 2 ही दिन में वापस आ गई। नानू ने उसका इस्तकबाल करते ही पहला सवाल किया था। वो कुछ हैरान हुई थी। नानू ने हमेशा की तरह आते ही उसे गले नहीं लगाया था। हाँ, बस मेरा दिल ही नहीं लगा वहाँ। पापा तो बहुत इसरार कर रहे थे कि मैं अभी वापस ना जाऊँ। वो तो मुझे कुछ दिन के लिए मरी ले जाना चाह रहे थे, मगर मैं वहाँ बोर होती थी। ठीक है, सो जाओ। नानू यकदम उठकर चली गई थी। वो कुछ और उलझ गई थी। नानू ने उससे खाने का नहीं पूछा था, ना ही नाना से मिलने के लिए कहा था, बल्कि सिर्फ एक जुमला कहकर उठ गई थी। वो उलझे हुए जहन के साथ अपने बेडरूम में आ गई थी। कपड़े बदलने के बाद वो बेड पर लेट गई थी। इस वक्त वो वाकई सोना चाहती थी। अगले दिन सुबह वो किचन में आई थी तो इस वक्त 10 बज रहे थे। नानू इस वक्त खानसामा को कुछ हदायत दे रही थी। अस्सलाम वालेकुम नानू, उसने किचन में दाखिल होते हुए नानू को मुखातिब किया था। वालेकुम सलाम, उन्होंने उसे देखे बगैर ही उसके सलाम का जवाब दिया था। नाना कहाँ हैं नानू? रात तो मैं उनसे मिल ही नहीं सकी, उसने पूछा। किसी काम से बाहर गए हुए हैं। पता नहीं, उसे उनकी आवाज़ एक बार फिर बहुत तुच्छ महसूस हुई थी। नानू, मुझे ब्रेकफास्ट करना है, उसने कहा था। मैं मुरीद से कह देती हूँ, वो तैयार कर देता है, उन्होंने खानसामा का नाम लेते हुए कहा। वो किचन में पड़ी हुई डाइनिंग टेबल की कुर्सी खींच कर बैठ गई थी। तुम जाकर डाइनिंग रूम में बैठो, नाना ने अचानक तेज़ आवाज़ में उसे झिड़कते हुए कहा था और उसके लिए उनका ये रद्द-ए-अमल गैर मुतवक्की था। चंद लम्हों तक वो समझने की हालत में उनका चेहरा देखती रह गई। तुमने सुना नहीं कि मैंने क्या कहा है? इस पर उनकी आवाज़ पहले से ज़्यादा करख्त थी। लीजा का चेहरा सुर्ख हो गया था और वो चुपचाप किचन से निकलकर डाइनिंग रूम में आ गई थी। नानू की डांट उसके लिए कोई नई चीज़ नहीं थी, मगर आज उसे ये डांट बिलाजवाज़ लगी थी। खानसामा ने डाइनिंग टेबल पर उसके लिए नाश्ता लगाना शुरू कर दिया। उसकी भूख उठ चुकी थी। वो चंद मिनट तक बेमकसद खानसामा को ही नाश्ता लगाते देखती रही, फिर खड़ी हो गई। मुरीद पापा, मुझे नाश्ता नहीं करना। क्यों अलीज़ा बीबी, क्या हुआ? खानसामा ने कुछ हैरान होकर पूछा था। बस मुझे भूख नहीं है बीबी, आप नाश्ता कर लें। आजकल बड़ी बेगम साहिबा बहुत गुस्से में हैं। आप इस तरह उठकर चली जाएंगी तो वो आपसे भी बहुत नाराज़ होंगी, खानसामा ने दबी आवाज़ में उसे कहा था। नानू को क्या हुआ है? उसने खानसामा से पूछा था। ये तो पता नहीं, लेकिन जब से उमर साहब, उसकी बात अधूरी रह गई। नानू इस वक्त डाइनिंग रूम में दाखिल हुई थी। खानसामा जल्दी से डाइनिंग से निकल गया था। उमर ने ज़रूर मेरे बारे में कोई ना कोई बात की होगी, उसे यकदम तैश आया था। वो नाना और नानू को भी मुझे छीन लेना चाहता है और मुझसे दोस्ती के दावा करता है। नाश्ता क्यों नहीं कर रही? नानू अंदर दाखिल होते ही उसे खड़े देखकर कह रही थी। एक बार फिर उनका लहजा खुरदरा था। नानू, आप मुझसे नाराज़ हैं? उसने बिलाखिर उनसे बात करने का फ़ैसला कर ही लिया था। मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं है कि मैं हर एक से नाराज़ होती फिरूं। तुम बैठकर नाश्ता कर लो। उनके जुमले ने उसे और हर्ट किया था। मुझे कुछ नहीं खाना। ठीक है, नहीं खाना तो मत खाओ, अब मैं तुम्हारी मिन्नत तो नहीं कर सकती। मुरीद, मुरीद, डाइनिंग टेबल पर से चीज़ें उठा दो, उन्होंने खानसामा को बुलंद आवाज़ में बुलाया था। अलीज़ा दम बहुत सी उन्हें देखती रही थी। नानू ने मेरे साथ कभी ऐसा नहीं किया, तो फिर आज क्या बात हो गई?
میری 3 دن کی غیر حاضری میں ایسی کیا بات ہو گئی کہ میرے ساتھ اس طرح پیش آنے لگی ہیں؟ وہ ساکت کھڑی سوچتی رہ گئی۔ تم سے مجھے کچھ باتیں کرنی ہیں، میرے بیڈ روم میں آ جاؤ، نانو نے مریض کو بلانے کے بعد ایک بار پھر اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا۔ وہ کسی معمول کی طرح ان کے پیچھے ڈائننگ روم سے نکل گئی تھی۔ ان کے پیچھے ان کے کمرے کی طرف جاتے ہوئے اس کا ذہن مسلسل یہ اندازہ لگانے کی کوشش میں مصروف تھا کہ ان کی ناراضگی کی وجہ کیا ہو سکتی ہے، اور کیا اب اپنے بیڈ روم میں وہ اسی بارے میں باتیں کریں گی۔ وہ کچن سے واپس لاؤنج میں آ گئی تھی اور وہاں آ کر اس نے شہلا کو اس کے موبائل پر کال کیا تھا۔ ہیلو شہلا، میں علیزہ ہوں، اس نے رابطہ قائم ہوتے ہی کہا تھا۔ ہاں علیزہ، تم آج یونیورسٹی کیوں نہیں آئیں؟ نہیں، آج میں یونیورسٹی نہیں آؤں گی۔ کیوں بھئی، کیا ہوا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ شہلا کی آواز میں تشویش تھی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، بس دیر سے جاگی ہوں۔ یونیورسٹی کا ٹائم نکل گیا۔ رات کو پڑھتی رہی ہو؟ نہیں یار، پڑھتی کہاں رہی ہوں، تمہیں بتایا تو تھا عمر آ رہا ہے۔ وہ ساری رات میں اور نانو اس کا انتظار کرتے رہے۔ اچھا، تو کیا وہ آ گیا ہے؟ ہاں، بہت لیٹ آیا تھا۔ کیا حال ہے اس کا؟ ابھی تو میری اس سے ملاقات بھی نہیں ہوئی۔ میں تو انتظار کرتے ہوئے سو گئی تھی۔ وہ میرے سونے کے بعد ہی آیا اور ابھی میں جاگی تو وہ سو رہا ہے۔ لنچ سے کچھ دیر پہلے اٹھے گا تو بات ہوگی۔ میں نے تمہیں اس لیے فون کیا تھا تاکہ تمہیں انفارم کر دوں، ورنہ تم خواہ پریشان ہوتی رہتی، علیزہ نے وضاحت کی تھی۔ کل تو یونیورسٹی آؤ گی نا؟ ہاں، کل تو ضرور آؤں گی۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ شہلا نے دوسری طرف سے موبائل آف کر دیا تھا۔ شہلا کو فون کرنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آ گئی تھی اور اس نے 2 دن پہلے ملنے والی ایک اسائنمنٹ پر کام کرنا شروع کر دیا تھا، مگر بار بار اس کا ذہن عمر کی جانب ہی جا رہا تھا۔ کسی نہ کسی طرح 12 بجے تک وہ اس اسائنمنٹ کو لکھتی رہی تھی اور پھر اٹھ کر ایک بار پھر کچن میں آ گئی تھی۔ نانو شامی کبابوں کے لیے بنایا جانے والا مسالہ چیک کر رہی تھی۔ علیزہ نے بہت عرصے کے بعد انہیں اس جوش و خروش کے ساتھ کچن میں کام کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ مسکراتی ہوئی باہر لان میں آ گئی۔ کچھ پھول اور شاخیں کاٹنے کے بعد وہ ایک بار پھر ڈائننگ روم میں آ گئی تھی اور وہاں اس نے انہیں ڈائننگ ٹیبل پر پڑے ہوئے گلدان میں ارینج کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ ترتیب مکمل کر چکی تھی اور ٹیبل سے فالتو پھول اور شاخیں اکٹھی کر رہی تھی جب اس نے ڈائننگ روم میں وہی مخصوص مردانہ آواز سنی تھی۔ ہیلو علیزہ، وہ کچھ گڑبڑا گئی تھی۔ ڈائننگ ٹیبل کی دوسری طرف ایک کرسی کی پشت پر وہ اپنا کوٹ لٹکا رہا تھا۔ وہ دم سادے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اب ٹیبل پر اپنا موبائل اور سن گلاسز رکھ کر اس سے مخاطب ہوا تھا۔ گزرے ہوئے چند سالوں نے اس میں کچھ تبدیلیاں کر دی تھیں۔ اس کا ہیئر اسٹائل بدل گیا تھا۔ سول سرونٹس کے ہیئر کٹ میں وہ بہت سوبر لگ رہا تھا۔ وائٹ شرٹ کے ساتھ نیلی ٹائی لگائے وہ بہت فارمل گیٹ اپ میں تھا۔ علیزہ نے ڈائننگ روم میں پھیلی ہوئی کلون کی مہک کو محسوس کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ اپنا کلون تبدیل کر چکا تھا۔ کیسی ہو تم؟ وہ ایک بار پھر اس کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ علیزہ نے اس کے چہرے پر بہت مدھم سی مسکراہٹ دیکھی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ علیزہ نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے اس سے پوچھا تھا۔ وہ ایک بار پھر جواباً مسکرایا تھا۔ پرفیکٹلی آل رائٹ۔ گرینی کہاں ہے؟ اس نے اس کے سوال کا جواب دیتے ہی پوچھا تھا۔ وہ کچن میں ہے، اور وہ کچھ کہے بغیر کچن کی طرف چلا گیا۔ کیا اسے مجھ سے صرف اتنی ہی بات کرنی تھی؟ علیزہ نے ٹیبل پر سے شاخیں اٹھاتے ہوئے سوچا تھا۔ کچن میں سے اس کی آواز آ رہی تھی۔ وہ شاخیں اور پھول لے کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ جب وہ واپس ڈائننگ میں آئی تو وہ ٹیبل پر بیٹھا نیوز پیپر دیکھ رہا تھا۔ اس کے وہاں آنے پر بھی وہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوا تھا۔ علیزہ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کرے، وہاں رکھ کے یا پھر کچن میں چلی جائے۔ چند سیکنڈز وہ اسی شیشہ پانی میں رہی تھی، پھر کچن کی طرف بڑھ گئی تھی۔ نانو کچن سے باہر نکل رہی تھی۔ میں نے مرید سے کہہ دیا ہے، وہ کھانا لگا دے گا، تم آ جاؤ، انہوں نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ وہ ایک بار پھر ان کے ساتھ واپس ڈائننگ میں آ گئی تھی۔ اس بار عمر جہانگیر ان کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ اس نے نیوز پیپر کو بند کر کے ایک دفعہ پھر ٹیبل پر رکھ دیا تھا اور وہ نانو کے ساتھ ٹیبل پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ علیزہ مجھ سے صبح پوچھ رہی تھی کہ تم کیسے لگ رہے تھے، بدل تو نہیں گئے؟ میں نے اس سے کہا کہ تم خود ہی دیکھ لینا۔ اب بتاؤ علیزہ، پہلے سے بدل گیا ہے یا ویسا ہی ہے؟ نانو نے عمر سے بات کرتے کرتے اسے مخاطب کیا تھا۔ وہ ان کے اس سوال پر کچھ شرمندہ ہو گئی تھی۔ اسے توقع نہیں تھی کہ نانو عمر کے سامنے ہی یہ بات کہہ دیں گی۔ عمر اب اس کی طرف متوجہ تھا۔ کیوں علیزہ، کیا میں کچھ بدلا ہوں؟ اب وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ پتہ نہیں، میں اندازہ نہیں کر سکتی، اس نے کچھ شرمندہ ہوتے ہوئے کہا تھا۔ تمہارا ماسٹرز کیسا جا رہا ہے؟ اس پر اس نے ایک اور سوال کیا تھا۔ ٹھیک جا رہا ہے۔ کون سا سبجیکٹ ہے تمہارے پاس؟ سوشیولوجی۔
مگر پہلے تو تم اکنامکس میں انٹرسٹڈ تھی، یہ ایک دم سوشیولوجی کیسے؟ وہ بہت سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ میں ایک NGO کے ساتھ کام کرنا چاہتی ہوں اور سوشیولوجی پڑھنے سے مجھے بہت سی بنیادی باتوں کا پتہ چل جائے گا اور مجھے اپنے کام میں زیادہ پرابلمس نہیں ہوں گی۔ اس نے دھیمی آواز میں وضاحت کی۔ ڈائننگ ٹیبل پر اب کھانا لگایا جا رہا تھا۔